नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगाववादियों द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने की घटना और सीरिया में महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान। भारतीय समुदाय को किया संबोधित। क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला। कम से कम सेना के 6 जवानों की मौत। बीएलए के खिलाफ सेना का अभियान शुरू। सऊदी अरब में यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा। 3 घंटे की लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन का सकारात्मक संदेश। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की क्राउन प्रिंस से मुलाकात। सीरिया में अंतरिम सरकार और कुर्द विद्रोहियों के बीच बड़ा समझौता। कुर्द सेना एसडीएफ का सीरियाई सेना में होगा विलय। कुर्दों को मिलेगी राजनीतिक भागीदारी और अन्य अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के वारंट के बाद फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर हत्या का आरोप। और आइए सबसे पहले हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान विरोधी नीति पाकिस्तान की और बलूचों पर अत्याचार के कारण बलोच अलगाववाद काफ़ी बढ़ गया है और पहले से ज़्यादा हिंसक हो गया है। ताज़ा घटनाक्रम में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस घटना में 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना है और 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाए जाने की भी खबर है। ये रिपोर्ट देखिए। 9 बोगियां 400 से अधिक यात्री लेकर पाकिस्तान के क्वेटा से एक ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन बोलना सीले के गुडलेयर और पीरो कॉनरी के बीच सुरंगों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक इसकी गति पर ब्रेक लग गया। यात्री जब तक कुछ समझ पाते तब तक बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके जाफर एक्सप्रेस पर धावा बोल चुके थे। ड्राइवर सहित पाकिस्तानी सेना के 6 जवान हमलावरों की गोलियों का शिकार हो गए, जबकि 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट शामिल बताए जा रहे हैं। बीएलए ने महिला, बच्चों और बलूच लोगों को छोड़ने की बात कही है। हमले को बीएलए की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रेन पर काबू पाने के लिए अलगाववादियों ने ट्रेन की पटरी को ही उड़ा दिया था। घटना की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के मद्देनजर पास के अस्पताल सीबी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एम्बुलेंस और सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने सिर उठाया है। हम जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब जाफर एक्सप्रेस को बलूच अलगाववादियों ने निशाना बनाया है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा और पेशावर के बीच हर रोज चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन है जो 1632 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पिछले साल 14 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर इसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की भी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इससे पहले 25 और 26 अगस्त 2024 की रात को इसी अलगाववादी समूह ने एक ब्रिज को उड़ा दिया था, जिसके बाद ट्रेन सेवा को रोकना पड़ा था। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि तब हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। दरअसल बलूचिस्तान में कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी प्रमुख है। बीएलए लंबे समय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इस संगठन की स्थापना 1970 के आसपास हुई।
पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, यूके समेत कई पश्चिमी देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह के हालात हैं, बलूच अलगाववादियों की दहशतगर्दी वहाँ पर देखने को मिली है, पाकिस्तान के सामने कितनी बड़ी चुनौती है ये? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत जबरदस्त चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर रही है। और हमले का खास कारण यही है कि वो समझते हैं कि कई सालों से लगातार जिस प्रकार से उनके साथ मैं कहूँगा जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए वो सेसेशनिस्ट जो टेंडेंसीज हैं वो बढ़ती हैं। उनको लगता है कि बलूच उनकी ओर कोई देख नहीं रहा, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सिर्फ पंजाबी जो हैं वो मौज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब उन्होंने चीनियों को भी ला करके वहां दे दिया है। चीनी वहां से सारे के सारे रिसोर्सेज लेकर के जा रहे हैं। जो मछली पकड़ते थे उनके ऊपर पाबंदी लग रही है। जहां पे जो उन्होंने अपने मोबाइल के टावर्स लगा रखे हैं उनके ऊपर भी बलूचियों को शक होता है कि उनके द्वारा उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है, उनकी बातों के ऊपर मतलब सर्वेलेंस किया जाए। तो ये सब जो बातें हैं लगातार बलूचों के लग रहा है कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। और उस बेइंसाफी को लेकर के बलूच लिबरेशन आर्मी ने, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक बताया कि क्वेटा से पेशावर जाते हुए जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ, और उस हमले के बाद भी पाकिस्तान आर्मी बाज नहीं आती, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, चाहे वो हवाई जहाज से हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ हो, ड्रोन्स के द्वारा हो। उससे फिर वो और ज्यादा उनके ऊपर करते हैं। और 450 आदमियों में से उन्होंने काफी कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग रिपोर्टें आती है। कोई बोलता है 6 मर गए, कोई बोलता है 20 सिक्योरिटी पर्सनल मर गए। एक तो वहां के जो पुराने बलूची जो पुराने पार्लियामेंटेरियन है वो कह रहे हैं कि 150 सिक्योरिटी फोर्सेस हमने मार दिए। कोई कह रहा है कि 100 के आसपास से 180 के आसपास उन्होंने बंधक बनाए रखे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि उनका कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो ये तरह तरह की अलग अलग रिपोर्टें आ रही है। इसमें कोई शक नहीं, ये जबरदस्त दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और अगर वो इस तरह का भेदभाव करते रहेंगे, खासकर जो भेदभाव है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1970 से लगातार जिस प्रकार से बात हो रही है कि पंजाबी जो है वो एक तरीके से क्यों सबसे बड़ा प्रोविंस और सिर्फ 4% आबादी, और वहां के जितने रिसोर्सेज है, चाहे वो सोना है, चाहे कॉपर है, चाहे गैस है, मिनरल्स है, सारे के सारे अब चीनियों ने सीपीईसी के लेकर के ग्वादार को जाने के लिए जिस तरीके से पोर्ट बना रहे, उनके पर खिलाफ कार्रवाई। जनरल कुलकर्णी, इस सब के बीच जिस तरह का टेरेन वहां पर बीएलए ने चुना है, ये कहा जा रहा है कि वहां पर टनल है जिसके अंदर से रेल गुजर रही थी और वहां पर ट्रेन को रोक करके हाईजैक किया गया, और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर अभी ऑपरेशन कर रहे हैं। रात का वक्त है, कितनी बड़ी चुनौती होगी इस तरह के हालात में? देखिएगा, ये जो ऑपरेशन है बहुत ही मेटिकुलसली प्लान, यानी कि जो एम्बुश इन्होंने किया और जिस प्रकार से पूरी ट्रेन को उसके बाद हाईजैक किया, ट्रेन की पटरी को उड़ा दिया, और जो उसका मशकान जो एरिया है बोलान में उसके ऊपर जिस प्रकार, और पहले भी हुआ ये हमला, नवंबर में भी हमला हुआ, ऐसे नहीं कि ये पहली बार हुआ है, तो वो सब जानते हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के ही पार्लियामेंट में जो उन्हीं के जो पार्लियामेंटेरियन है वो क्या कह रहे हैं कि साहब बलूच में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने आप को आजाद घोषित करने के लिए तैयार हैं। ये तो नौबत है जो उनके पार्लियामेंट में बात की जा रही है। और वो कहते हैं कि अगर हम लोग, पाकिस्तान ने अगर इन बलूचियों की तरफ उनके जितने भी जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको अगर उन्होंने नहीं एड्रेस किया, मुश्किल है एड्रेस करना, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान ने पूरा वो जो प्रोविंस है वो चीन के हवाले कर दिया है। और क्योंकि वो चीन के हवाले कर दिया है तो उससे और भी बलूची जो है नाराज है। ये मछलियां पकड़ते थे, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, लेकिन रिसोर्स रिच है, और रिसोर्स रिच और गरीबी वो उसे देखी नहीं जाती। और पंजाब जो है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, वहां पे खाने पीने को मिल रहा है, वहां पे बिजली, पानी है, बिजली नहीं है,
खाने को कुछ भी नहीं, सूखा पड़ा रहता है या बाढ़ आ जाती, मतलब जो हालात बलूचिस्तान में है वो देखे नहीं जाते। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बाकी जो उनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान पे हमला करते रहते हैं और चीनियों के बरखिलाफ भी हमला करते हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमला करते हैं, यही दिखाने के लिए कि वो जो है वो नाराज है और वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि हाल के महीनों में या हाल के दिनों में हमने देखा है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, सर आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर हैं और पोर्ट लुइस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की ओर से राजकीय भोज का आयोजन किया गया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Et sur la table principale, nous avons vu le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre mauricien, le Dr Navin Ramgoolam, le député Prime Minister Paul Béranger, à sa droite le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Jay Shankar, et puis à l'extrême gauche sur votre écran, le ministre des Affaires étrangères de Maurice, Ritesh Ramphul. His Excellency Mr. Kami Vittal, Dean of the Diplomatic Corps, Excellencies, distinguished guests, good evening to all of you. Welcome to this state banquet hosted by the Prime Minister of Mauritius and Mrs. Ramgoolam in honor of His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, on the occasion of our National Day celebrations. May I kindly invite Your Excellencies and distinguished guests to rise for the National Anthem of India, followed by the National Anthem of Mauritius. And a singular privilege to welcome His Excellency the Prime Minister of India in our midst. भारतीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस में आपका हार्दिक स्वागत है. Excellencies and distinguished guests, I now invite the Prime Minister of Mauritius to address the gathering.
Your Excellency, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, Deputy Prime Minister, Honorable Paul Bélanger, External Affairs Minister of India, Dr. Jay Shankar, distinguished guests. On behalf of the government and people of Mauritius, and in my own personal name and that of my wife Veena, it is both a great honor and especially joyous occasion to welcome you to celebrate with us our Day of Freedom. Hardik Swagat Che. I'm immensely proud and honored, Prime Minister, that you have accepted my invitation to grace our National Day celebrations by your presence, despite your very heavy schedule. It is a testimony of your deep feelings for Mauritius, Chota Bharat. On a personal note, I recall with great pride and a sense of profound gratitude the unique privilege you so kindly honored me with by inviting me to your first swearing-in ceremony as Prime Minister of India in 2014. I'm hoping you will invite me for the fourth swearing-in as well. I was the only head of government from outside the Southern Asian region to have had this unique consideration. Prime Minister, the bond which links India and Mauritius is eternal and sacred. It is no coincidence that Sir Shiv Sagar Ramgoolam, father of the nation, chose the 12th of March as our Freedom Day, which coincides with the date Mahatma Gandhi started his Satyagraha in 1930. When Sir Shiv Sagar arrived in London to study medicine in 1924, he chose to stay at the Indian Students Association's lodgings. I guess they were probably cheaper. But as fate would have it, the fact that he chose to stay there, he made many friends from India. And this somehow led him to join the branch in London of the Indian National Congress. And eventually he became president of the local branch. This inevitably led him to be involved in the national movement for independence. And he met many of these freedom fighters at the time. This is how he met Mahatma Gandhi. He always used to say his hero was Lala Lajpat Rai, the Lion of Punjab. But it was Vithalbhai Patel who became his political guru. Now, I did not know that Vithalbhai Patel was also from Gujarat. His elder brother, Sardar Vallabhbhai Patel, became Deputy Prime Minister later on. However, he was mostly attracted to the revolutionary methods of Subhash Chandra Bose, who wrote a book called The Indian Struggle. He wasn't allowed to publish it in India. He asked Sir Shiv Sagar to proofread it for him, which he did. And then he went to launch the book in Vienna in 1935. There, he gave a copy of the book to Sir Shiv Sagar, who was then just qualified as a doctor, who was coming back to Mauritius. And in it, he wrote his dedication to the book to SSR, and I want to read it because it says a lot. He said, "Through life and death,
let us carry in our hearts the following motto, which fell from the lips of one of the greatest sons of India, Shri Aurobindo Ghosh. I should like to see some of you becoming great. Great not for your own sake, but to make India great, so that she may stand up with head erect among the free nations of the world. Those of you who are poor and obscure, I should like to see their poverty and obscurity devoted to the service of the motherland. Work that she might prosper, suffer that she might rejoice. End of quote. This gives you goosebumps. Written by Subhash Chandra Bose's handwriting. Prime Minister have quoted Netaji only because it shows that undeniable link that the father of the nation had with one of the greatest freedom fighters of India. And it reminds me, Prime Minister, of your constant endeavors to make India reclaim its place among the world's great nations. It is known, and we were sipping, we traveled together in the car, and I know a bit more about the Prime Minister now, the life that he led, the spirituality. Prime Minister has been deeply inspired by Swami Vivekananda's principles of service and sacrifice. Prime Minister, you are the living testimony of selfless public service. Today, thanks to your resolute, determined, and indefatigable effort, you have asserted India's role on the world stage. And this is why I have on every occasion I have had, be it at the United Nations or in other international forums, called for India to be given a permanent seat at the UN Security Council. It is nonsensical and absurd that India, with a population of nearly 1.5 billion people, and a nuclear power at that, should not have its rightful seat at the UN Security Council. Earlier I had mentioned the special bond between our two countries. How can we forget that India was the first country, you mentioned it just now at the convention, first country to send vaccines to Mauritius during the COVID pandemic and saved many lives. The people of Mauritius will always remember that in the midst of the world-threatening pandemic, you, Prime Minister, immediately designated your External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, who we were delighted to have in our midst today. He came to gauge the situation, leading to the vital assistance that India so generously provided. On another personal note, Man Ki Baat, when I was severely affected by COVID, where else to seek state-of-the-art medical attention but in India, where Prime Minister, you ensured that I was given all the necessary care and attention by the best team of doctors on hand. I wasn't even a member of the National Assembly. In fact, I had already been written off. Only a true friend would do that. And both my wife, my sister who is here, my family, will be forever grateful to you, Prime Minister, and to India. Mara Bhai, Modi ji, Tamaro Abhar. I also wish to thank you, Prime Minister, for your telephone call while the election results were coming in.
on the 11th of November 2024, when it was clear, it was becoming clearer, that we are going through an overwhelming victory, I was deeply touched by your inspiring words. The more so as you were the first head of government to have congratulated me even before the victory was pronounced. This hard-fought victory reinforced my faith in the strength and the will of the people of Mauritius and our democratic values which we share with this great country, India. The peaceful transition that followed the elections demonstrates, once again, the maturity of the Mauritian population and the resilience of our democracy. Prime Minister, let me seize this opportunity to reiterate our gratitude to for India's unflinching support to the long-standing struggle to complete its decolonization process, thus allowing us to exercise full sovereignty over our entire territory. Thanks to your principled and unflinching support, we have no doubt that you have played a pivotal role in encouraging the United Kingdom to engage in the process of negotiations in November 2022. Similarly, we appreciate that you stress the necessity to ensure maritime security in the Indian Ocean during your talks with President Trump in February of this year at the White House. Allow me also to express my gratitude to your distinguished External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, for his intervention on behalf of Mauritius with the former Secretary of State, Anthony Blinken, who afterwards rang me to say so. Excellency, the development of infrastructure facilities made possible by your government proved to be crucial during the passage of Cyclone Chido in Agaliga in January 2025. The support of the Indian Navy ensured the swift delivery of essential supplies and construction materials for the rehabilitations of the Agalians. Some of my ministers went there afterwards to see with their eyes. The footprints of India are visible all over the development architecture of Mauritius, be it economic, cultural or social. I would like here to underscore the crucial role of India in the enhancement of our human capital index. Even before independence, the best institutions of higher learning of India were made accessible to many bright students who otherwise would have been deprived of a university education. Many of them are today occupying positions of high responsibility, both in the public and the private sector. We are also benefiting from the capacity building under the Indian Technical and Economic Cooperation Scheme. The inauguration of the Civil Service College, named after the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, tomorrow, is yet another milestone in the assistance that India is providing us. Prime Minister, distinguished guest, our government program 2025-2029 entitled A Bridge to the Future sets the agenda for the total reconstruction of our country, underpinned by the national goals of economic efficiency, social justice, solidarity, and unity. For us to achieve our ambitious and visionary objectives, we shall have to rely on our traditional development partners, in particular India. There are several crucial areas of cooperation where India could play a meaningful role. I have in mind the ocean economy, green and renewable energy, food security, and artificial intelligence. Prime Minister, our special relationship with India
based on the close historical and cultural links with the land of our ancestors, but also on our commonality of interest as coastal states of a shared ocean. Our government program for the next 5 years reaffirms our commitment to develop our ocean economy, now extending to one of the largest oceanic territories in the world. We look forward to further consolidate our collaboration for security in the Indian Ocean region as part of SAGAR. The agreement signed between our two countries during your visit, Excellency, already, which will be signed tomorrow, already important steps towards the collaboration on ocean-related issues. We are confident that these and others to come will further consolidate and strengthen our collaboration in the ocean space. Mauritius has always supported greater regional cooperation and integration. We are geographically, culturally, and politically close to both the African and the Asian continents. Whilst we're a member of the African regional and sub-regional organizations and trade partnerships, we are also privileged to host two regional Indian Ocean organizations, the Indian Ocean Commission and the Indian Ocean Rim Association. The IORA brings together coastal states from both the African and Asian continents, and we are strongly committed to engaging with India and other member states of the IORA to further strengthen the political and economic ties within the region, and in particular in areas such as climate change and disaster management in a region which faces, as we can see, serious climate change challenges. Prime Minister, ever since the people of India, in their wisdom, entrusted the stewardship of the country in your able hands, you have blazed a transformational trajectory that is nothing short of inspiring. I have learned that you have crisscrossed India to see the problems of ordinary people, what they were facing, without politics in mind, I'm told. And you tried to help them. This, Prime Minister, is the litmus test of a strong and caring Prime Minister. This is what has allowed you to lift India and give it a driving dream, the hallmark of true leadership and character. Excellency, the national rejuvenation of India and the revival of the epic Indian civilization bear your indelible seal. We are highly appreciative of your personal commitment, Prime Minister, to the concerns of the Global South. At the G20 summit in New Delhi in 2023, you successfully shifted the focus to international growth and development and enabled the African Union to become a permanent member of the G20, a decision widely acclaimed by the continent. Africa, Prime Minister, is grateful. Distinguished guests, I would like to express our appreciation to the laudable position of India as regards the dire reality facing small island developing states. SIDS are isolated politically when it comes to major global decisions because we're small. India's support to assist us to grapple with the hurdle of political inaccessibility to major powers with which we seek to engage to advance the development agenda is critical for our future. The prominence of India today on the global stage may have surprised many. This is not so for those who, like Mauritius, know and fully appreciate the depth of this great country's history. India's vision of the world is enshrined in the immortal expression,
Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Let me, Prime Minister, also congratulate the Republic of India for the successful organization of the Mahakumbh Mela this year, held in Prague, Uttar Pradesh, attended by some 660 million people, pilgrims. And also for winning the International Cricket Council Champions Trophy this year. I must admit, I don't know much about cricket. The relations between India and Mauritius are not ephemeral relations. We are united not only by deep spiritual and cultural bonds, but also by the essential values of democracy. These are relations that transcend time, people, and statecraft. The relationship between India and Mauritius can be compared to the banyan tree, the immortal tree with interconnectedness. Prime Minister, I wish you and members of your delegation a pleasant stay in our midst. I have no doubt your visit will take our relationship to a still higher stratum. Bharat, India matters to the world, but Bharat matters even more to Mauritius. Ladies and gentlemen, with these words, I invite you to join me in a toast to the health and well-being of His Excellency, the Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi, to the happiness and prosperity of the people of India, and to the abiding friendship between Mauritius and India. Jai Hind, Jai Mauritius, Dhanyavad. Thank you. Thank you. Thank you, Prime Minister. Excellencies and distinguished guests, I now have the honor to invite the Prime Minister of India to deliver his speech. Your Excellency, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी, श्रीमती वीणा रामगुलाम जी, उप प्रधानमंत्री पॉल बैरांजे जी, मॉरिशस के सभी सम्मानित मंत्रीगण, उपस्थित गणमान्य बंधु भगिनी, आप सबको नमस्कार। बॉन्जूर। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी के भावपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मॉरिशस में मिले गरिमामय स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री, मॉरिशस सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस यात्रा हमेशा बहुत खास होती है। यह केवल एक राजनयिक दौरा नहीं होता, बल्कि अपने परिवार से मिलने का एक अवसर होता है। इसी आत्मीयता का ऐसा एहसास मुझे उस पल से महसूस हो रहा है
जब से आज मैंने मॉरिशस की धरती पर कदम रखा है, सब जगह एक अपनापन है, कहीं प्रोटोकॉल की बाधाएं नहीं है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा हूं। इस मौके पर 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी, मॉरिशस के लोगों ने आपको चौथी बार देश का प्रधानमंत्री चुना है। पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है और मैं इसको सुखद संयोग मानता हूं। इस कार्यकाल में आप जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है। हमें भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाई दिलाने का सौभाग्य मिला है। भारत और मॉरिशस पार्टनरशिप केवल हमारे ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है। ये साझा मूल्यों, आपसी विश्वास और उज्जवल भविष्य के एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे संबंधों को आपने हमेशा नेतृत्व प्रदान किया है और इसी नेतृत्व के बल पर हमारी साझेदारी हर क्षेत्र में निरंतर मजबूत हो रही है। भारत को इस बात का गर्व है कि वह मॉरिशस का विश्वसनीय साथी है और उसकी विकास यात्रा में अभिन्न सहयोगी है। हम मिलकर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो मॉरिशस के कोने कोने में विकास की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। क्षमता निर्माण और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपसी सहयोग के परिणाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में देखे जा रहे हैं। हर चुनौतीपूर्ण समय में, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या कोविड महामारी, हम एक परिवार की तरह एक साथ खड़े रहे हैं। आज हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों ने एक व्यापक साझेदारी का रूप लिया है। फ्रेंड्स, मॉरिशस हमारा निकट मैरीटाइम पड़ोसी है और हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले बार मेरी मॉरिशस यात्रा के दौरान मैंने विजन सागर रखा था। इसके केंद्र में क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और समृद्धि है। हमारा मानना है ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसी सोच के साथ हमने अपनी G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा और हमने मॉरिशस को अपने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर विश्व में
कोई एक देश है जिसका भारत पर पूरा हक है, तो उस देश का नाम है मॉरिशस। हमारे संबंधों की कोई सीमा नहीं है। हमारे संबंधों को लेकर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। आने वाले समय में हम मिलकर हमारे लोगों के विकास, पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए मिलजुल करके काम करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी और उनकी धर्मपत्नी वीणा जी के अच्छे स्वास्थ्य, मॉरिशस के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत मॉरिशस की घनिष्ठ मित्रता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। जय हिंद, विवे मॉरिस। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। Excellencies and distinguished guests, I wish you all a bon appetit. Please enjoy the cultural show. अभी आप ये सीधे दृश्य देख रहे थे पोर्ट लुइस मॉरिशस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर हैं और आज यात्रा के पहले दिन कई कार्यक्रमों के बाद अभी शाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ओर से राजकीय भोज वहां पर दिया गया, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना महत्वपूर्ण संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर शामिल होना सौभाग्य की बात है। किसी भी भारतीय पीएम के लिए मॉरिशस की यात्रा काफ़ी ख़ास है, ये प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। उन्होंने कहा कि मॉरिशस भारत का अभिन्न दोस्त है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस में हर जगह अपनापन है। दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सौभाग्य मिला, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की विकास यात्रा में मॉरिशस बराबर का भागीदार है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर कहा गया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देश मिलकर शांति सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी भारतीय पीएम के लिए मॉरिशस की यात्रा काफ़ी खास है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का संबोधन था अभी का। और ख़ासकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी जो प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कही गई थी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हर चुनौतीपूर्ण समय में हम एक साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मॉरिशस हमारा मैरीटाइम पड़ोसी है, मॉरिशस में हर जगह अपनापन है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सौभाग्य उन्हें मिला है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी निरंतर मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की विकास यात्रा में मॉरिशस बराबर का भागीदार है।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाते रहते हैं और आज मॉरिशस यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों की कोई सीमा नहीं है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दोनों देश मिलकर शांति सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। तो दरअसल पीएम मोदी 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर हैं और कल पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में भी वहां पर शामिल होंगे और उन्होंने ये कहा कि इसमें शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ आज मॉरिशस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान की भी घोषणा की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के पहले दिन के जो कार्यक्रम थे उसमें भारत और मॉरिशस के बीच में जो लगातार संबंध मजबूत हो रहे हैं उनकी एक झलक भी आज देखने को मिली। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री की मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा। और खासकर प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर कहा गया कि ग्लोबल साउथ के देशों को बुलंद होकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये बयान है। आज सवेरे जब प्रधानमंत्री मॉरिशस पहुँचे तो प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर अगवानी के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम वहां पर पहुंचे थे। न सिर्फ मॉरिशस के पीएम वहां पर पहुंचे थे बल्कि उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर और नेता विपक्ष भी पीएम मोदी को लेने वहां पर पहुंचे थे। इससे समझा जा सकता है कि मॉरिशस के लिए भारत क्या महत्व रखता है। पीएम को वहां पर जब सवेरे पहुंचे प्रधानमंत्री तो तोपों की सलामी भी वहां पर दी गई। तो प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको डीडी न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और आगे आप डीडी न्यूज़ पर खबरों को लगातार देख सकते हैं। नमस्कार।